वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का स्टडी पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपने कक्षा 10 के अध्याय 12 की बात करेंगे। पहले हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज अपनी बात है चैप्टर 12 की। और 12 में हम किसकी बात करने वाले हैं? पाठ का नाम है अपने व्रत से संबंधित क्षेत्रफल। व्रत की बात करेंगे। और व्रत की बात करनी क्या है, आप लोगों को पता है कि व्रत क्या होता है? सबको पता है ना व्रत क्या होता है? कि सर बता दो कि व्रत क्या होता है। कि एक गोला बना दूं क्या? कि गोले और व्रत में फर्क होता है, ये बात हमेशा याद रखना। कि गोले और व्रत में क्या होता है, फर्क होता है। जिसको ये बात पता है तो उसके लिए एक व्रत हाजिर है कि ये व्रत बना दिया मैंने। दिखाई दे रहा है सबको व्रत? अब इस व्रत का काम क्या है? नो आइडिया। व्रत के अंदर होता है अपने एक केंद्र। क्या होता है? कि सर व्रत के अंदर होता है अपने एक केंद्र। बना दो केंद्र को, होता है तो जब ये केंद्र आपने बनाया तो आप क्या कर सकते हो? आगे चलो कि व्रत का केंद्र है तो व्रत की एक क्या होगी? त्रिज्या भी होगी। त्रिज्या का डबल यदि सीधी रेखा केंद्र से होके निकले तो व्यास भी होगा। एक ऐसी लाइन जो केंद्र से नहीं निकले पर व्रत के दोनों दो सीमा रेखाओं पर प्रतिच्छेद करे या फिर व्रत की परिधि पर 2 बार प्रतिच्छेद करे, से हम कहते हैं विवाह। तो ये व्रत का क्या है? इंट्रोडक्शन। कि ये व्रत का केंद्र। केंद्र की बात कर ली मैंने। केंद्र को हमेशा लगभग लोग ओ से प्रदर्शित करते हैं। कि जो केंद्र से परिधि तक आती है उसे हम क्या कहते हैं? त्रिज्या। कि ये अपनी त्रिज्या है और इसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। आगे चलो थोड़े और। के उसके बाद यदि बात करूं तो ये क्या है आपकी? ये आपके है व्यास। व्यास को डी से प्रदर्शित करते हैं। व्यास के बाद यदि बात करूं तो ये है आपके जिह्वा। ये क्या है? जिह्वा है। ये व्रत की इतनी सी हल्की फुल्की अपनी कहानी आपको आनी चाहिए। उसके बाद क्या? कि जो ये व्रत की सीमा रेखा है, व्रत की बाउंड्री है, से हम कहते हैं परिधि। तो कहानी स्टार्ट होती है व्रत की परिधि से। जो भी आप काम करोगे परिधि के लिए करोगे। अभी ये परिधि होती है आपकी 2πr। और व्यास क्या होता है? 2 गुना त्रिज्या के। 2r का मतलब क्या हो गया? यहां से एक और बात पता चली कि व्रत की परिधि होती है आपके, के व्रत की परिधि क्या होती है? कि व्रत की परिधि होती है आपके पाए गुणा डी। यहां से यदि पाए का मान निकालने की कोशिश करूं, कि यहां से यदि पाए का मान निकालूं तो क्या होगा? कि सर पाए का मान हो जाएगा व्रत की परिधि परिधि बटा व्रत का व्यास। तो यहां से पाई का मान निकाला गया कि व्रत की परिधि बटा व्यास। ये क्या बात हुई सर? ये बात साफ साफ आपकी किताब में लिखी हुई है कि पाई का मान होता है वो व्रत की परिधि बटा व्रत के व्यास के बराबर होता है। कि पाई एक, पाई की बात करूं तो एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या।
कि यदि पाई के मानों की बात करूं तो पाई को लिखा जाता है 22/7 के बराबर लिखा जाता है। तो 22/7 तो एक परिमेय संख्या है। इसकी बात कर रहा हूं, अब पाई की बात करूंगा थोड़ी देर। कि 22/7 है जो कि 22/7 है ना, ये एक परिमेय संख्या है कि P/Q के रूप में मैंने इसको लिखा है। और हम तो बोल रहे हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो इन बातों का तो दोनों का मेल नहीं हो रहा है कि पाई का मान मैं हमेशा 22/7 लेता हूं या फिर 3.14 और आगे मान इसका थोड़ा लंबा चौड़ा प्राप्त होता है, उसको भी पाई के बराबर लिखा मैंने। ये पाई के बराबर होता ही नहीं है। ये काम है वो पाई के बराबर नहीं है, ये लगभग बराबर है। ये क्या है, ये जो काम आप लोग देख रहे हो ये लगभग बराबर है, ना कि बराबर है। ये सिर्फ गणना के लिए उपयोग में आता है। किसके लिए? गणना के लिए। पाई चक्र को प्रदर्शित करता है। पाई किसको प्रदर्शित करता है? अर्ध चक्र को। पाई कोई गणना करने का मान नहीं है, ये साइकिल को प्रदर्शित करता है, चक्र को प्रदर्शित करता है, रोटेशन को प्रदर्शित करता है, राउंड को प्रदर्शित करता है, वृत्त को प्रदर्शित करता है। वृत्त का प्रदर्शित करने वाला कौन है? पाई है, ना कि कोई संख्यात्मक मान है। पाई का संख्यात्मक मान नहीं है, पाई एक अर्ध चक्र है। इतनी गणित आपके समझ में आ गई? तो कभी भी आपसे पूछ ले क्या पाई एक परिमेय संख्या है? नहीं है, अपरिमेय संख्या है। दूसरी बात, पहले पाठ में है ये बात। दूसरी बात कि पाई को तो 22/7 के बराबर लिखा जाता है, नहीं होता। कि सबसे पहले यदि बात करूं तो पाई की बात आई थिंक आपके किताब में लिखी हुई है। आप अपनी किताबें खोलना, खोलते ही नहीं हो आप तो किताबों में सीधी बात करते हो 12.1 की, जो कि अपने को करनी नहीं है। मैं इस 12.1 से पहले आपको बता दूं कि इस पाठ का दूसरा पेज, पाठ का पेज जैसे ही पलटोगे पाई के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। आर्यभट्ट की बात होगी, उन्होंने पाई के निकटतम मान के बारे में अपने को बताया है। तो वहां से जाके पाई के बारे में जानो और देखो। आपकी किताबें आपके पास होगी तो जान लो वहां पे जाके। इतनी बात खत्म होने के बाद थोड़ा सा और आगे चलता हूं मैं। कहाँ चलूंगा? कि परिधि के बाद क्षेत्रफल की बात करेंगे हम, तो क्षेत्रफल की बात कर लेते। कि क्षेत्रफल क्या होता है वो देख लो। एक वृत्त है आपके पास, कि ये कुछ इस प्रकार एक वृत्त है और वृत्त का केंद्र, केंद्र से दूरी परिधि तक r। तो अब यदि वृत्त के या वृत्त का क्षेत्रफल, के वृत्त का क्षेत्रफल निकालूं तो क्षेत्रफल क्या आएगा भाई साहब? कि सर वृत्त का क्षेत्रफल आएगा वो कुछ यूं और इस प्रकार आएगा कि पाई आर स्क्वायर कर दे। ये क्षेत्रफल हो गया। कि क्षेत्रफल होने के बाद क्या करूं? कि यदि 12.1 आपको पूरी करनी है तो आपको सिर्फ और सिर्फ वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल के बारे में पता होना चाहिए, आपका काम पूरा हो जाएगा। यदि आपका काम पूरा हो रहा है तो मैं आगे बढ़ जाता हूं प्रश्नावली 12.1 की तरफ। क्यों ज़्यादा समय खराब करूं? कि वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, वृत्त की परिधि आपको पता चल गई, वृत्त की परिधि कितनी है? 2πr। कि ये दो बातें यदि आपको आती है तो आप क्या कर सकते हो? प्रश्नावली 12.1 कंप्लीट कर सकते हो। तो कर लेते हैं ना कंप्लीट, क्यों रुक रहा हूं मैं? चलो प्रश्नावली 12.1 की तरफ।
कि 12.1 में सबसे पहला सवाल पहला देखो कि जब तक ना कहा जाए अन्यथा, अपने को जब तक कुछ बोला नहीं जाए अपने पाई का मान अपने 22/7 ही अपने को उपयोग करना है, बाकी ज़्यादा अपने दिमाग का उपयोग नहीं करना। पाई का मान 22/7 उपयोग करो, ऐसी बात ये बोल रहा है जब तक हम सवाल में अलग से नहीं बोलें। कोई बात नहीं, ये नहीं बोल रहे तो हम क्यों यूज में करें। कि पहला सवाल है दो व्रतों की त्रिज्याएं। दो व्रत है अपने, दो व्रत है, पहला व्रत और दूसरा व्रत। दो व्रतों की त्रिज्याएं क्या बोल रहा है कि एक की त्रिज्या है 19 सेंटीमीटर है क्या, और दूसरे व्रत की त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर। इसने बोला और हमने मान लिया कि दो व्रत है, उनकी त्रिज्याएं एक की 19 सेंटीमीटर एक की 9 सेंटीमीटर। के बाद क्या, आगे चलो कि उस व्रत की त्रिज्या ज्ञात करो। एक नया व्रत आ रहा है, देखना कि उस व्रत की त्रिज्या ज्ञात करो जिसकी परिधि इन दोनों व्रतों की परिधि के बराबर हो। इन दोनों व्रत की परिधि यदि काट लूं, इसको यहां से काटूं और इसको भी यहां से काटूं, और दोनों को यदि जोड़कर एक नया व्रत प्राप्त करूं तो एक बड़ा व्रत अपने को मिलेगा। कि इन दोनों की परिधि के योग के बराबर अपने को एक नया व्रत मिला। कि दोनों व्रतों की परिधियों के योग के बराबर है। इन दोनों व्रतों की परिधियों का योग कर दूं तो नया व्रत प्राप्त होता है, उसकी परिधि क्या है, इन दोनों के योग के बराबर है। तो काम में ले लेते हैं इस बात को। बराबर है, बराबर किसके है कि मान लिया कि ये त्रिज्या r है और ये त्रिज्या r1 है और ये है r2। इतनी सी गणित आपको काम में लेनी है। उसके बाद आगे चले जाना, ऊपर खिसक जाना कि r1 व्रत की परिधि प्लस r2 व्रत की परिधि किसके बराबर है, r व्रत की परिधि के बराबर है। हाँ सर, ये बात तो पता चल गई अपने को। तो सूत्र लगा दो, देरी किस बात की है कि r1 व्रत की परिधि मतलब 2 पाई r2 प्लस 2 पाई r1। दोनों त्रिज्याएं मैंने ले ली कि किसके बराबर है, कि 2 पाई बड़े r के बराबर है। बड़े r का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ से 2 पाई कॉमन ले लिया हमने कि 2 पाई कॉमन ले लेता हूँ, ये r2 प्लस r1 बराबर है किसके, कि सर बराबर है 2 पाई r के। दोनों तरफ 2 काटो, दोनों तरफ पाई काटो, तो क्या मिला अपने को, r2 प्लस r1 बराबर r1 और r2 का जोड़ कर लेता हूं तो बड़ी r अपने को प्राप्त हो जाती है कि 19 प्लस 9 बराबर क्या मिला, r। इसका मतलब r का मान क्या मिलेगा अपने को, कि सर r का मान मिल जाएगा 19 प्लस 9, 9 दूनी 18 और 10 28 सेंटीमीटर। के जो नया व्रत है, बड़ा व्रत है, उसकी त्रिज्या अपने को मिलेगी 28 सेंटीमीटर। ये सिंपल सा काम आपको करके आना है कि जैसा सवाल ये अपने को दिया हुआ है r1 व्रत की परिधि, ऐसे ही दूसरा सवाल आएगा व्रत का क्षेत्रफल पहला प्लस व्रत का क्षेत्रफल दूसरा, दोनों का योग करता हूं तो बड़ा क्षेत्रफल वाला व्रत मिलता है, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करो। तो देख लें उस सवाल को, देखो चलो आगे। दूसरा सवाल लिखा हुआ है कि दो व्रतों की त्रिज्याएं क्रमशः, त्रिज्याएं क्या है,
त्रिज्याएं क्रमशः है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। कहानी अपने को एकदम आसानी से सर समझ में आ गई। कि जब कहानी समझ में आ जाती है तो क्या बोल रहा है कि एक वृत्त, दूसरा वृत्त और उससे बड़ा तीसरा वृत्त, कि सर ये प्राप्त हो रहा है, इन दोनों को जोड़ता हूं। किस प्रकार जोड़ता हूं कि ये R2 है, ये R1 है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। यदि इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल बराबर क्या आता है कि इसकी त्रिज्या R है तो इसके क्षेत्रफल के बराबर आता है। इसका मतलब यहाँ पे क्षेत्रफल है पाई R2, R2 है ना, बड़ी वाली R2, तो उसका स्क्वायर प्लस छोटी वाली R1 का स्क्वायर, के पाए R1 का स्क्वायर, पाई R2 का स्क्वायर, पाई R1 का स्क्वायर। वो किसके बराबर है कि वो है सर पाई बड़े R स्क्वायर के बराबर। ये लो कहानी हो गई खत्म। ये कहानी हो गई अब फिनिश, खत्म, टाटा, बाय बाय, गुड बाय। पाई को ले लो कॉमन, पाई को कॉमन ले लेता हूं तो R2 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर, वो किसके बराबर है, पाई R कैपिटल के स्क्वायर के बराबर। दोनों तरफ पाई है, काटो, काम खत्म कर दिया, काट के हमने काम कर दिया खत्म। अब यहाँ पे R2 का मान कितना है, 8 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, वो किसके बराबर आएगा, R स्क्वायर के बराबर आएगा। 8 और 6 का स्क्वायर करना जरा, के 8 और 6 का स्क्वायर करो जरा, थोड़ा थोड़ा, के 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36 बराबर आया R स्क्वायर। दिखाई दे रहा है सबको, हाँ। के 64 और 36 का योग करता हूं तो आता है 100, और वो किसके बराबर है, R स्क्वायर के बराबर है। तो R स्क्वायर आ गया आपके 100 के बराबर। मतलब R निकालना है अब तो, R निकाला अंडर रूट 100। मतलब R का मान क्या आया कि 100 का अंडर रूट क्या होता है, 10, और ये अपने को मिल गया 10 सेंटीमीटर। ये अपना क्या है, आंसर है। यहाँ पे लाके आंसर छोड़ देना, और नीचे आप चाहो तो लिख लेना कि अतः वृत्त की, क्या लिखोगे, नए वृत्त की या बड़े वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर। यही तो चाहिए था हमें, है, ये चाहिए, ये मिल गया। आगे चलो जरा, सवाल हो गया पूरा। अब आगे चलता हूं। आगे की कहानी बड़ी लंबी चौड़ी है। मतलब इस सवाल को करने के लिए अपने को बहुत ज़्यादा समय चाहिए, चाहिए ना, समय, समय चाहिए। तो इतना समय है नहीं अपने पास। तो इस सवाल को हम कल करेंगे, अगली क्लास में करेंगे, पूरे सवाल को करके देखेंगे कि कैसे इस सवाल को आसान बनाया जाए। सवाल तो कोई भी कर सकता है ये वाला, पर आसान बनाने वाला खेल है वो मैं आपको अच्छे तरीके से एक ट्रिक से समझा दूंगा। तो हम आगे बढ़ जाते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। चलो सवाल नंबर 4 करो आप। तो ये 4 लिखा हुआ है कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का, क्या बोल रहा है ये, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास है, कि ये एक कार का पहिया है और इसका व्यास ये क्या बता रहा है कि सर 80 मीटर है। कितना है, 80 सेंटीमीटर बोल रहा है, तो हम भी 80 सेंटीमीटर कर देते हैं इसको। कि यदि बात करूं त्रिज्या की, कि त्रिज्या कितनी होगी, 40 सेंटीमीटर। कि हाँ सर, तो पहिए की त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो गई।
कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाओ। इतनी बात लिख के आगे बढ़ जाओ कि पहिए का व्यास, पहिए का व्यास कितना है? 40 सेंटीमीटर नहीं है। कब गया? पीछे वाला हो गया टायर। अब दिखाई दे रहा है आप लोगों को? वापस लिखना पड़ेगा कि पहिए का व्यास, पहिए का व्यास कितना है कि 80 सेंटीमीटर। तो यहां से पहिए की त्रिज्या कितनी आई? त्रिज्या निकालो तो त्रिज्या कि सर त्रिज्या आ गई 40 सेंटीमीटर। पहिए की त्रिज्या प्राप्त हुई अपने को 40 सेंटीमीटर। इतनी गणित समझ में आने के बाद आगे क्या करूं? आगे चलो। आगे ये बोल रहा है कि यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, कार की चाल कितनी है? कि सर कार की चाल है वो 66 किलोमीटर प्रति घंटे, घंटे को लिखा जाता है और एच से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है सर, चाल से चल रही है तो 10 मिनट में कार में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगा? 10 मिनट में कार का एक पहिया कितने चक्कर लगा लेता है? ये काम कुछ समझ में नहीं आया सर। अब समझ में आएगा कैसे कि आपको तो परिधि के बारे में पता है। आपको तो जब पहिया आगे बढ़ता है तो ये पता करना है कि कितना आगे बढ़ा। यहां से बढ़ना प्रारंभ किया, लुढ़का, घूमा ए बिंदु से, के ऐसे घूम के आया बी बिंदु तक, एक परिधि यहां से यहां तक एक परिधि कवर की ना। कि कार का जो टायर है वो बाहर का हिस्सा ही तो घूमता है, क्षेत्रफल थोड़ी ना घूमता है। क्षेत्रफल तो घूम रहा है पर रोड के ऊपर जो चलने की बात करूं वो कार की पहिए की परिधि घूमती है। मतलब एक चक्कर पूरा करेगा तो एक परिधि कवर हो गई। कुल मिला के यहां से बात करूं कि एक चक्कर बराबर क्या होता है? एक परिधि होती है। जब भी चक्कर की बात करो तो एक चक्कर बराबर एक परिधि, कहानी हो गई खत्म। कि अब बात है कि परिधि में दूरी कितनी तय की, वो तो स्पीड से चल रहा है। तो हम ज्ञात करेंगे कि उसने एक परिधि में कितनी दूरी तय की, उतने ही अपने क्या लग जाएंगे? चक्कर लग जाएंगे। अभी इसको आसान बनाते हैं, इस काम को बिल्कुल आसान बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? अपनी जो चाल है वो अपने को किलोमीटर प्रति घंटे में दी हुई है। अपने पास जो व्यास है, जो परिधि आएगी, मान लो परिधि आती है, परिधि आएगी आपके कि परिधि आएगी वो सेंटीमीटर में आएगी। चाल अपनी किस में है? किलोमीटर में है। तो हम अपनी चाल को किस में बदल लेते हैं? सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। कि यहाँ से 66 किलोमीटर को मीटर में बदलूं तो 1000 से गुणा किया, उसके बाद 1000 को 100 से गुणा करूं तो सारा खेल मेरे किस में चला गया? सेंटीमीटर में। ये किलोमीटर से मीटर में बदला, 1000 से गुणा कर लिया, मीटर से सेंटीमीटर में बदलू, 100 से गुणा कर लिया, काम हो गया खत्म। ऊपर सेंटीमीटर आ गया, नीचे मिनट आना चाहिए, मिनट आना चाहिए ना, नीचे मिनट लाओ। ये घंटा है तो मिनट लाया तो 60 मिनट होते हैं एक घंटे में, तो एक घंटे की जगह लिख लिया 60 मिनट। जीरो से जीरो कैंसिल,
6 का भाग लगाया 66 में 11 बार, तो ये अपने को मिला 11 गुणा 1000 गुणा 10 मीटर सेंटीमीटर प्रति मिनट। ये मेरी चाल किस में परिवर्तित हो गई? कि ये मेरी चाल है वो सर सेंटीमीटर प्रति मिनट में परिवर्तित हो गई। यहां से क्या समझ में आया कि 1 मिनट में सर इतना चलता है। कैसे? इस बात को और घुमा के कैसे लिख सकता हूं मैं? कि इस बात को घुमा के लिख सकता हूं ना मैं? कैसे लिखूंगा कि सर 1 मिनट में 1 मिनट में पहिए द्वारा तय की गई दूरी कितनी है भाई साहब? कि सर दूरी है 11 आगे 4 जीरो सेंटीमीटर। इतनी तो दूरी तय करेगा वो। कि ये कितना हो गया? कि सर 1,10,000 सेंटीमीटर वो क्या कर लेता है? घूम जाता है, चल जाता है, वो आगे बढ़ जाता है। इतनी दूरी तय कर ली 1 मिनट में। कि 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा जरा बताना? कि 10 मिनट में पहिए द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी? कि सर 1 जीरो और बढ़ा दो, 11 लाख कर दो उसको। कि 11 लाख सेंटीमीटर वो क्या करता है? आगे बढ़ जाता है। कि कुल दूरी आ गई अपने पास। कि 10 मिनट में कुल दूरी तय कर ली उसने। कुल दूरी तय कर ली कि 10 मिनट में कुल दूरी। कि 10 मिनट में तय की गई कुल दूरी। कुल दूरी है अपने 11 लाख सेंटीमीटर। अब एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी है बताना? ये एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी है बताना जरा? कि सर एक चक्कर में तय की गई दूरी है आपके पाए 2 पाए आर। के वृत्त की परिधि तो एक चक्कर में कवर करता है वो। यहां से 2 पाए आर कितना आएगा निकालो। कि सर 2 पाए आर आ जाएगा आपके 2 गुणा 22/7 और गुणा क्या आ जाएगा? 40 सेंटीमीटर। हो गया इतना काम। के एक चक्कर की दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी आ गई 2 गुणा 22/7 गुणा 40 सेंटीमीटर। अपने को कुल चक्करों की बात करनी है, तो चक्करों की संख्या बताओ तो। चक्करों की जब भी संख्या बताओगे तो कुल दूरी में एक परिधि का क्या कर देना? भाग लगा देना। कि 10 मिनट में तय की गई दूरी, कुल दूरी बटा एक का भाग, मतलब एक चक्कर की दूरी। तो आपके क्या आ जाएगा? चक्करों की संख्या आ जाएगी। निकाल लो चक्करों की संख्या। कैसे निकालोगे? कि यहां से कुल दूरी कितनी है? कि सर कुल दूरी है अपनी 1,1,0,0,0,0 11 लाख। और भाग किसका कर दिया मैंने? 2 गुणा 22/7 गुणा 40 का। 7 घूम के आ जाएगा ऊपर, तो ये हो गया 11 लाख गुणा 7 और बट्टा क्या आ जाएगा? 2 गुणा 22 गुणा 40। कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल। उसके बाद कहानी को बढ़ाओ आगे। के 11 का भाग लगाऊं तो ये कितना मिलेगा? 1 2 3 और 4 मिलेगा। और ये मिल जाएगा 2 के ऊपर मिलेगा 10,000 गुणा 7 और भाग कितना हो जाएगा?
16 का, 16 का भाग कर दूंगा। 16 का भाग 10,000 में पूरा पूरा लगता है। लगाओ 16 का भाग 10,000 में, या फिर छोटे छोटे टुकड़ों से नहीं लगाऊंगा कि ये क्या है 10 10 10 और 10, कि 10,000 को ऐसे लिख सकता हूं मैं। हाँ सर लिख सकते हो ऐसे। कि उसके बाद क्या करूंगा 16 को ऐसे लिख सकता हूं क्या? हाँ सर, हर एक का भाग लगा दो कि ये क्या है 625, 5 की घात 4 625। तो 16 का भाग लगाऊंगा 10,000 में 625 बार, तो मान क्या आएगा 625 गुणा 7 के 7 से गुणा करूंगा तो उत्तर कितना आएगा देखो जरा। के उत्तर आ जाएगा अपना 4,375 के 4,375 चक्कर ये गाड़ी का प्रत्येक पहिया 10 मिनट में लगा लेगा। ये कहानी हो गई एकदम क्लियर, बात हो गई खत्म। इससे आगे बात कर लेता हूं एक और सवाल की, 5वें की बात कर लूं मैं। क्यों कर लेता हूं? क्योंकि बात है बिल्कुल आसान। क्या लिखा हुआ है? वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। बराबर बोल रहा है। क्या बोला इसने? वृत्त का परिमाप किसके बराबर है? वृत्त के क्षेत्रफल की। तो वृत्त का परिमाप है वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर। दोनों बराबर है, सूत्र लगा दो कि ये है 2 पाई आर और ये क्या है पाई आर स्क्वायर। ये पाई से पाई तो कैंसिल, पाई से पाई क्या हो गया कैंसिल हो गया। इधर मिला 2r बराबर आर स्क्वायर, आर से क्या हो गया स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 किसके बराबर मिला आर के बराबर। तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब 2 सेंटीमीटर हो सकती है, 2 मीटर हो सकती है, 2 किलोमीटर, 2 फुट, 2 कुछ भी, लंबाई की जो भी इकाइयां हैं वो 2 हो सकती है। कि वृत्त की परिधि और यदि क्षेत्रफल बराबर है तो उसकी जो त्रिज्या है वो 2 मात्रक होगी, 2 यूनिट होगी। तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा अपने को? ए मिल जाएगा। काम हो गया खत्म। ए मिलने के बाद अपना काम बिल्कुल हो गया खत्म। प्रश्नावली में एक सवाल अभी बचा है, कौन सा? तीसरा। तीसरा हम करेंगे कल। आज के लिए इतना ही काम करते हैं, लेते हैं आप लोगों से अलविदा। धन्यवाद।